जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्टडी मास्टर माइंड में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का मैथ। आज क्या मतलब आज से हम लोग 12th का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो बीएसीबी बोर्ड 2025 है ना, बीएसीबी का जो है 2025 में जितने भी विद्यार्थी इंटर साइंस से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन लोगों का जो 12th का जितना भी मैथ होता है, 12th का 2 वॉल्यूम होता है, फर्स्ट और सेकेंड वॉल्यूम होता है ना, और दोनों में बहुत सारे चैप्टर हैं। मतलब इतना मैथ है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ऐसा मैथ है, आप लोग को एक ऐसा मैथ मिलेगा जो बोर्ड को भी मतलब छोटा पड़ जाता है, ऐसा मैथ है। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जितना भी मैथ उसमें है सभी का सोल्यूशन आप लोग को थ्योरी के साथ मिलेगा, है ना। तो हम लोगों ने आज से स्टार्ट कर दिया 12th क्लास का मैथ। और जितने भी आपके सर्कल में जो साथी हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है तो उनका जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट, आप कहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है, उसका एक जो है बहुत बड़ा बेनिफिट या पॉइंट कह सकते हैं कि आपको 2025 में जितना भी विद्यार्थी परीक्षा देंगे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समझिए कि बात है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोग को फ्री में पूरा यूट्यूब पे 12th का मैथ मिल रहा है ना। अब ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल शेड्यूल से पढ़ाया जाएगा। मतलब हम कहें कि कोई भी यदि हम देखो, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले आबियू को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स से कम तो आपको 10 नंबर जरूर पूछता है 12th में, और इससे जो है आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जितने भी आपके सर्कल में विद्यार्थी हैं सभी के पास जो है जितने विद्यार्थी इससे लाभ उठा सकते हैं तो उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। आपके दोस्त फ्रेंड जो भी है ना, भाई बहन जो भी हैं, सभी के पास ये जो है आपको वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। और एक बात ये समझ लेना कि कुछ भी है ना भाई साहब, कुछ भी है आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। हम कुछ भी कह दें कि इतना पढ़ा देंगे उतना पढ़ा देंगे, या कोई भी टीचर कह देगा हम आपका 400 नंबर ला देंगे पूरे साइंस में, या 450 नंबर ला देंगे, या है ना 80% 85% जो भी नंबर ला देंगे, तो वो कोई टीचर नहीं ला सकता, वो खुद ला सकते हैं ना। तो यहाँ पे मेन क्या है कि होता क्या है कि जब हमने भी 12th क्लास पढ़ा है और वहाँ होता क्या है कि बहुत सारे भीड़ में हम लोग को मतलब कुछ वैसे बहुत कुछ क्या हमको लगता है कि 60% ऐसा विद्यार्थी होता है जिसको बढ़िया से वहाँ पे मैथ नहीं समझ में आता है, 12th का मैथ खास करके, है ना। तो वहाँ से क्या होता है कि जब आते हैं घर तो भूल जाते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उसे उनको लगता है, तो यहाँ से आप लोग पूरे मैथ को एक एक क्वेश्चन करके हम आप लोग बताएंगे, टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे, वो भी थ्योरी के साथ, क्या है नहीं है, कैसे बना, क्यों बना, 2 बार करके। 2 बार क्या मतलब, एक बार अच्छे से बता देंगे, उसके बाद आपको नहीं समझ आता है फिर से वीडियो देखिए, फिर से समझिए, फिर से बनाइए, ठीक है। और ये जो है आपको क्या बोलते हैं इसको, स्टूडेंट फ्रेंड से हम फिलहाल के लिए पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत समय 10-11 महीना है ना, लगभग हम 10 महीना में या 9 महीना में इसका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम आप लोग को जो होता है मॉडल सेट होता है, आपको क्वेश्चन बैंक होता है, ये सब का सोल्यूशन करवाएंगे। और लगभग जब हम लोग के एग्ज़ाम के 2-3 महीना रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी साइंस का, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, जो भी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सभी का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, या आर्ट्स का भी है ना, आर्ट्स का भी कुछ है, मेरे पास ऐसा टीचर हैं जो आपको बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि जब 2-3 महीना रहेगा तो जो भी ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखिए इंटर और मैट्रिक क्या करता है कि 50% ऑब्जेक्टिव देता है ना, तो आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको मैथ पे पकड़ बनाना है। देखिए जब तक मैथ, विद्यार्थी क्या होता है, फेल ज़्यादा होता है मैथ में, उसका रीज़न है कि समझ नहीं पाता है, बने सब बना नहीं पाता है, कैसा भी क्वेश्चन आता है उससे बन नहीं पाता है ना। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग खुद समझदार हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं। तो हमने आज स्टार्ट कर दिया है क्लास 12th का मैथ, और भी सबसे पहला जो टॉपिक है वह हो गया आपका आबियू। अब कहिएगा सर आपने रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं पढ़ाया सबसे पहले, क्योंकि पहला चैप्टर वो है, तो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जो टॉपिक लगेगा कि मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, उससे भी वो ज़्यादा, तो इस तरह से हम पढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, बनाने में भी आसानी हो, और थोड़ा मज़ा लगे बनाने में, है ना। क्योंकि देखिए मैथ में जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं।
तो जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, अवयव की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अवयव का परिभाषा लिख दिया, ठीक है। करें जब किसी मिश्रित संख्याओं को एक क्षैतिज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, तो रो, ठीक है, रो कहते हैं, या उदग्र स्तंभ, स्तंभ मतलब समझते होंगे ना, ऐसे रहता है, और क्षैतिज का मतलब ये हो गया, ये हो गया आपका क्षैतिज और ये हो गया आपका उदग्र। बिल्कुल एक एक पॉइंट को लेकर समझना, ठीक है। तो कह रहे जब भी किसी मिश्रित संख्या, मतलब कोई भी संख्या मिला हुआ हो या मिला नहीं भी रहता है, उसे भी दे देता है, कभी कभी एक ही अंक दे देता है, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो कह रहे जब भी किसी मिश्रित संख्याओं को एक क्षैतिज का मतलब समझ गए ना, या इससे रहेगा सीधा, या उदग्र का मतलब लंबा, रेखाओं में वर्गाकार या आयताकार विन्यास का मतलब आप समझिएगा कि लगातार होना चाहिए। लगातार का मतलब देखिए, मान लिया जाए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है। तो ये आपका जो है लगातार विन्यास में नहीं हुआ। बोलिए सर क्यों? क्योंकि देखिए इसके नीचे टोटल 3 गो है ना, हम क्या बोले, क्षैतिज। तो क्षैतिज 1 क्षैतिज, 2 क्षैतिज, 3 क्षैतिज। लेकिन अच्छा उदग्र 1 उदग्र मतलब स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। लेकिन बताइए कि यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे ये खाली है, तो जब भी ऐसा खाली मिले तो ये कभी भी आपका मैट्रिक्स या अवयव नहीं कहला सकता। एक तो बात ये क्लियर हुआ कि अवयव कैसा रहेगा, है ना। अभी इसको छोड़िए, ब्रैकेट छोड़िए, अभी ब्रैकेट बताएंगे, है ना आगे। चलिए, तो एक चीज़ तो हमने समझा कि आपका जो है सभी समान रूप में संख्या होना चाहिए। समान रूप का मतलब 1 2 3 ऐसे भी रहेगा तो ये आपका मैट्रिक्स कहला जाएगा, या 1 2 3 ऐसे रहेगा तो आपका मैट्रिक्स कहला जाएगा, क्योंकि सभी क्या है, बराबर। इधर से 1 है, इधर से 1 2 3 है, इधर से 1 2 3 है, इधर से 1 है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे या दे दे, है ना, अब यहाँ एक ये हुआ, एक ये हुआ, लेकिन इसके सामने कोई और संख्या नहीं है, इसलिए यह कभी भी अवयव नहीं कहला सकता। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब पूछते हैं हम आपसे, कहेंगे सर बताइए कि यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 2 है, अब बताइए क्या यह अवयव है? तो कहिएगा सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जो अंक है इस स्तंभ, ये स्तंभ न था, इस स्तंभ का जो यहाँ अंक है यह दिया हुआ नहीं है, इसलिए यह अवयव नहीं कहला सकता। यदि यहाँ कुछ और होता तो फिर डेफिनेटली क्या कहलाता, एक अवयव कहलाता। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ बोला कि रेखाओं में तो होना चाहिए, लेकिन वर्गाकार और आयताकार दोनों हो सकता है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब वर्गाकार का मतलब हुआ कि जैसे 2 4 3 5, इसका मतलब हुआ आपका, देखिएगा ये वर्ग आकार हो गया। अब कैसे हो गया? क्योंकि देखिए क्षैतिज न था, क्षैतिज का मतलब रो होता है। क्षैतिज कितना हुआ? 1 2, ठीक है। स्तंभ कितना हुआ? तो 1 2, मतलब क्षैतिज भी 2 है और स्तंभ भी 2 है, जिसमें यहाँ पे दोनों संख्या समान हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? एक वर्ग अवयव कहलाएगा, वर्गाकार अवयव कहलाएगा। यदि दोनों संख्या समान नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? आयताकार अवयव कहलाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्षैतिज 1 2 2 हो गया, क्षैतिज 1 2 3 हो गया क्या? स्तंभ। तो क्या यह समान है? तो कहिएगा सर बिल्कुल समान नहीं है। तो जब यह समान नहीं है तो यह कभी भी आपका वर्गाकार अवयव नहीं कहला सकता है। इसका मतलब यह क्या है? तो एक आयताकार अवयव है, और यह क्या है? तो एक वर्गाकार अवयव, ठीक है। यदि यहाँ भी एक रहता, ऐसे रहता, तो हम लोग क्या करते, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, तो यह क्या हो गया? वर्गाकार अवयव हो गया। तो यहाँ पे हमने तो 3 चीज समझ गया, क्षैतिज मैंने समझ गया, ऐसे है ना, स्तंभ मतलब समझ गया ऐसे,
तो क्षैतिज का मतलब रो ज़्यादा याद होगा आप लोग को, इंग्लिश वर्ड इसमें थोड़ा ज़्यादा याद होता है, रो और कॉलम। तो रो का मतलब ये हो गया ना, ये हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम, है ना। ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा। यदि हम कोई अवयव आपको देते हैं, ठीक है जी, चलिए समझिएगा। आप यहाँ पे बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ, कोई भी चैप्टर आपको यदि हम बतावें तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ समझना है और बनाना है और अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। देखो बाबू, सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है रिवीजन करना। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला है ना। ऐसा नहीं कि इंटर पास किया और आगे हम लोग को पढ़ना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं, उसमें इस सब्जेक्ट जो है 12th का मैथ ज़्यादा पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को आगे ज़रूरत नहीं, और कोई भी चैप्टर हम देखो बात क्या है कि हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि हमको जाना है जनरल में, या कोई सोच लेता है हमको इंजीनियरिंग करना है, बहुत सारा चीज़ सोच लेता है, तो इस पर कम ध्यान देता नहीं। जहाँ है ना, तो वहीं उसका मजा लीजिए। जैसे मान लिया जाए हमें अभी दे दे कि नहीं आपको दाल चावल और सब्जी खाना है, ठीक है, खा रहे हैं, मान लीजिए हम खा रहे हैं, और कोई बोल दे कि 2 घंटा बाद जाना है आपको रसगुल्ला और ये वो मतलब बहुत सारे प्रकार का चीज़ बता दे कि ये चीज़ बाद में हम आपको खिलाएंगे, तो आप बाद वाले चीज़ पर नहीं जाइएगा। अभी जो वर्तमान में हमारे पास है, इसका मतलब है कि जो हम अभी दाल चावल और सब्जी खा रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे, मान लीजिए जब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको पूरा बुक पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ फोकस लगाना है मैट्रिक्स पर, ठीक है। तो जो चैप्टर जिस समय हम पढ़ें, जितना दिन लगे, मान लिया जाए मैट्रिक्स ख़त्म होने 10 दिन लगे, तो पूरा 10 दिन कुछ नहीं देखना है मैथ में, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स देखना है, कोई दिक्कत। मान लिया जाए इसके बाद यदि हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दिए, सारणी का स्टार्ट कर दिए, तो हमको उस समय मतलब जितना भी मान लिया जाए हम दिन में 4 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट मैट्रिक्स पर ध्यान दे देना है। थोड़ा सा एकदम रिवीजन कर लेना है कि आँख मूंदना है, ऐसे 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 ऐसे, जो क्वेश्चन में डाउट लगे उस क्वेश्चन को हल करना है, अब बाकी पूरा समय झोंक देना है डिटर्मिनेंट में। तो इस तरह से कीजिएगा ना, तो आप लोगों को मैथ कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बाकी हम आगे बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले जितना है, जो चीज़ जिस समय है उसी पे फोकस करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमारे पास छोटा मोबाइल है, किसी के पास बड़ा मोबाइल है तो हम इंजॉय नहीं करेंगे, नहीं, छोटा भी है तो छोटा से ही इंजॉय करेंगे, है ना। जब बड़ा आएगा तो देखा जाएगा, तो अभी जो है हमारे पास उससे एंजॉय करेंगे, है ना। और हम ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लिखना पड़ता, इसे में हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। इसी से बताने का प्रयास करें, जब होगा तो देखा जाएगा, आप लोग का दिया रहेगा, है ना। चलिए ज़्यादा ध्यान, है ना, बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा कि एक आयताकार होगा और एक वर्गाकार होगा, तो ये तो समझा दिए थे। एक हमने कहा कि चलो भाई हम ले लिए 2 3 5 7 3 2 -4, इसमें -4 2 -3। अब देखो अभी में माइनस प्लस दोनों हो सकता है, ठीक है। अब चलो एक थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 4 -3 2 ऐसे तरह, ठीक है। अब हम कहेंगे कि बाबू बताओ इसमें रो की संख्या कितना और कॉलम की संख्या कितना, मतलब ये जो है क्षैतिज रेखा कितना और स्तंभ रेखा कितना। तो देखो रो हम क्या बोले, ऐसे जितना भी होगा रो होगा, तो देखो 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब रो की संख्या कितना 3 है। कॉलम देखो 1 2 3 4, कॉलम की संख्या कितना 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बताए थे कि अवयव कब नहीं कहलाएगा, जब एकागो कहीं खाली रहेगा, तो यह कभी भी अवयव नहीं कहलाएगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को रो और कॉलम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जैसे हमने कहा, चलो तो आप लोग परिभाषा समझ चुके होंगे, है ना। अब परिभाषा में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम बताते हैं कि जो अवयव होता है ना हमेशा ब्रैकेट में रहेगा,
ठीक है, मतलब 99.99% क्वेश्चन आपको ब्रैकेट में मिलेगा। मतलब ब्रैकेट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी हमने जितना भी लिखा था ब्रैकेट में लिखा था, क्योंकि हमको आदत हो गया कि जब भी जो है रहेगा ये अवयव तो वह क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। तो हमने कहा कि जैसे 2 3 5 -3 -2 4 3 -7 9, ठीक है। अब ये हम दे दिए तो ब्रैकेट में रहेगा। अब क्या, अच्छा देखो हमने कहा कि यहाँ भी ब्रैकेट दिया और एक और लिखते हैं, जैसे 2 3 5 -4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा बड़ी ब्रैकेट और यहाँ लिखा छोटी ब्रैकेट। तो अवयव जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ी ब्रैकेट में रहे या सिर्फ छोटी ब्रैकेट में रहे, अवयव बड़ी ब्रैकेट में भी हो सकता है और छोटी ब्रैकेट भी हो सकता है। चलिए एक पॉइंट और आप लोग को क्लियर हो गया कि अवयव छोटी ब्रैकेट में भी हो सकता है और बड़ी ब्रैकेट में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये जो है उसका महिला साइज का जो होता है ना कोष्ठ, वो इसमें जैसे रहता है ना, इसको महिला साइज हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जो है आप लोग को ये ब्रैकेट में आपको अवयव नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा या तो छोटी ब्रैकेट में या तो बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा, यदि हम आप लोग से पूछ देंगे बताओगे इसमें रो की संख्या कितना, तो कहिएगा सर 3 है। कॉलम की संख्या कितना है, तो 3 है कहिएगा, इसका मतलब है कि यह एक वर्गाकार अवयव है। इसमें रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2, यह भी एक क्या है, वर्गाकार अवयव। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ समझते हैं, अब ये तो समझ गए हम, चलो ये तो हम लोग समझ गए, है ना, ठीक है। ये हम समझ गए कि अवयव हमेशा कहीं पे खाली नहीं रहेगा, यदि कहीं खाली है तो वह अवयव नहीं कहलाएगा, और अवयव हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, वह छोटी ब्रैकेट में भी हो सकता है और बड़ी ब्रैकेट में हो सकता है। अब ये जो आपका हुआ, ये दोनों आपका क्या कहलाया, तो रो कहलाया। सर रो की संख्या कितना हो गया सर, तो बोलिएगा 3 हो गया। ये जो है क्या कहलाया, तो आपका कॉलम कहलाया, है ना। कॉलम का मतलब ही होता है स्तंभ। अब कॉलम की संख्या कितना है भाई साहब, तो 1 2 3 हो गया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3 हो गया, ठीक है। अब समझो यहाँ से हमने कहा कि जो रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो इसी में हम एक चीज लिखते हैं कोटि, है ना। इसमें ध्यान दीजिए, कोटि, कोटि, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर उसी मतलब देखो कोटि, कोटि का इंग्लिश क्या हो गया, ऑर्डर। तो कोटि कब कहलाएगा, हम इसमें जो है कोटि क्या है ना, किसको कोटि इसमें कहे, जैसे कह देगा कि इस अवयव का, ये जो पूरा तो अवयव है, कहेगा इसको कोटि क्या है ना, ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर जो होता है रो और कॉलम का गुणनफल होता है। ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम का गुणनफल होता है, रो और कॉलम का गुणनफल होगा, है ना। तो इसका मतलब ऑर्डर बराबर होता है, ऑर्डर इजिकल टू रो ROW गुने कॉलम, ठीक है। अच्छा कहिए सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉलम गुने रो, n हो गया, कॉलम गुने रो। तो यदि आप ऐसे लिखते हैं तो यह बिल्कुल ही गलत है। कभी भी अवयव बनाते समय, है ना, यदि आपको दे दे कि 3 गुने 4 ऑर्डर का, 3 × 4 ऑर्डर का एक अवयव बनाइए, है ना, और कुछ दे देगा उसमें देता है 3 × 4 ऑर्डर का एक अवयव बनाइए, तो हमेशा ध्यान देना कि जो शुरू में रहेगा वो हमेशा रो रहेगा, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें की जो शुरू है उसको कॉलम मान लीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब जो बाद में होता है वो हमेशा कॉलम होता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रो जो होता है पहले होता है और कॉलम जो होता है बाद होता है, और रो और कॉलम का गुणनफल ही ऑर्डर कहलाता है और कोटि कहलाता है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि ऑर्डर बराबर हो गया रो गुने कॉलम। ठीक है, तो जब हम इसका ऑर्डर जितना हम बता रहे हैं ना, लिख रहे हैं, इस पर लिखते जाइएगा कॉपी निकाल कर। अब हम यदि यहाँ कहें कि भाई साहब कोटि बराबर क्या होता है, ऑर्डर बराबर क्या होता है ना, तो ऑर्डर बराबर क्या लिखे, रो गुने कॉलम। मतलब रो की संख्या इसमें 2 है और कॉलम की संख्या कितना है, 3 है। तो हमेशा देखिएगा क्वेश्चन के यहाँ पे 2 × 3 या 3 × जो भी रहेगा, रो जितना रहेगा वो आगे में और कॉलम जितना रहेगा वो पीछे में रहेगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, रो हमेशा आगे कॉलम हमेशा पीछे। ठीक है, चलो अब इसमें हम क्या क्या समझे, रो समझे, कॉलम समझे, ब्रैकेट समझे और ऑर्डर समझे, कोटि समझे, जिसको कोटि बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ होता है, अब तो इसको है ना लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझिएगा, थोड़ा सा। अब एक इसमें एक चीज़ और समझना पड़ता है, अवयव है ना, अवयव, अवयव कितनी है, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। ठीक है, अवयव की संख्या पूछता है इसमें। तो अवयव की संख्या देखो कैगो, टोटल मतलब कितना अंक है, जो इसमें अंक है वही अवयव कहलाता है। 1 2 3 4 5 6, तो अवयव की संख्या कितना है, 6। ठीक है, अब ध्यान दो कि बार बार गिनना जरूरी नहीं है, रो और कॉलम का जो गुणनफल होता है वही आपका अवयव कहलाता है। जैसे देखो यहाँ से हम लोग कहा था कि ऑर्डर बराबर बोले था ना, ऑर्डर बराबर रो गुने कॉलम। यदि यहाँ पे देखो रो कितना है तो 2 है और कॉलम कितना है 3 है, तो यदि ऑर्डर पूछे तो सिर्फ 2 गुने 3 देना है। और यदि इसमें पूछ दे अवयव, तो अवयव पूछे तो 3 दूना 6, कोई दिक्कत। मान लिया जाए यहाँ दे दे 4 3 2 5 7 3, 4 3 2 4 2 1 -3 4 -5 -6 7 3। अब इस तरह से दे दें, है ना। अब पूछे कि बताइए इसका ऑर्डर बताइए, है ना, और अवयव बताइए। ठीक है, तो ऑर्डर बताएंगे तो 1 2 3, क्योंकि पहले रो लिखना हर हाल में, हमेशा ध्यान देना। और कॉलम में 1 2 3 4 5 6। और यदि पूछे अवयव क्या है तो 6 3 18। ऑर्डर पूछे तो 6 गुने, तो अवयव पूछे तो, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको पूरा को मिटाते हैं ना। अब आगे समझिएगा, इतना आप लोग लिख लीजिएगा ना, उसके बाद आगे आप लोग को समझाते हैं। कुछ नहीं, जो बेस है बेस समझ गए बस, मैथ कुछ नहीं, धड़ाधड़ आप लोगों से बनेगा। एग्जाम्पल भी बताएंगे, क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत समय हम लोग के पास है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया आपका ऑर्डर की बात कर लिए, तो हम लेंगे कितना चीज़ें देखी, एक देखा रो। अब हमेशा ध्यान देना, रो हमेशा आगे रहता है, फिर कॉलम, दूसरा चीज़ देखे, तीसरा चीज़ देखे कि अवयव हमेशा छोटी ब्रैकेट में भी होगा, बड़ी ब्रैकेट में होगा। चौथा चीज़ देखे हमने कि अवयव में कोई भी संख्या खाली नहीं होना चाहिए, सभी समान विन्यास में होना चाहिए। पांचवा चीज़ देखें कि हम लोग को ऑर्डर देखें, ऑर्डर बार रो गुने कॉलम होता है, सिर्फ गुना करके लिखेंगे। और छठा चीज़ देखें कि अवयव क्या बोले कि रो और कॉलम का गुणनफल की संख्या बताना, गुना करके छोड़ दीजिएगा तो ऑर्डर हो गया, उसके बाद संख्या बताइए। ठीक है, इतना चीज़ देखनी है हम लोग। अब समझना है कि ऐसे कहेगा क्वेश्चन कि ऐसे पूछ देगा कि 5 अवयव वाले अवयव की संख्या, है ना, बताइए। ठीक है, 5 अवयव वाले अवयव की क्या बताइए, संख्या बताइए। या रुक जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा भूल गया ना। या अवयव की संख्या, है ना, और कोटि पूछेगा। कोटि का मतलब ऑर्डर। अब जैसे एक हो गया, अभी तुरंत बताए तो वही चीज़ें पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है जिसमें, है ना, पहला और दूसरा में दिया हुआ है बुक में, वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि इन दोनों क्या है। और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है। जिससे कह देगा कि, है ना, 5 अवयव, यही पूछ देगा, है ना, लेकिन कहेगा आपको कहेगा संभव कोटि क्या है। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ से अवयव 5 है, तो अवयव का मतलब है ना, अवयव यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। चलो
तो हमने कहा कि 5 अवयव वाले, है ना, तो 5 अवयव वाले कितने अवयव बना सकते हैं, है ना, कितने अवयव बना सकते हैं, अवयव की संख्या बताना है, या संभव कोटि क्या है ना, संभव कोटि क्या, तो समझना। हमने कहा कि यहाँ पे 5 अवयव है, चलो ले लिए ए बी सी डी, है ना, ई। अब इसको दिमाग लगाना है कि हम इससे कितना अवयव बनाएंगे या कितना संभव कोटि, मतलब ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, कभी भी ऐसे कर सकते हैं, इसमें 3 ले लिए, इसमें 2 ले लिए, तो कभी नहीं कर सकते। कभी भी ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर में ही 3 ले लिए, 2 ले लिया और नीचे में 3 ले लिए, कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो अभी भी नहीं बनेगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि जब भी विषम संख्या दे दे, अभाज्य संख्या दे दे, तो इसमें हमेशा देखिएगा ऐसे ही कर सकते ए बी सी डी, और कुछ नहीं कर सकते, है ना, या ऐसे कर सकते ए बी सी डी ई, ऐसे कर सकते, तभी ना अवयव बना। तो इसमें टोटल अवयव की संख्या कितना बना, तो कहिएगा सर 2 बना, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें जो है कहेगा कि बताइए कि संभव कोटि क्या है, ऑर्डर बताना। तो ऑर्डर तो बताए थे, ऑर्डर वर्ग क्या होता है, रो गुने कॉलम, है ना। तो रो देखिए इसमें ले लीजिए, रो 1 है तो 1 हो गया, कॉलम कितना 1 2 3 4 5, तो 1 गुने 5 हो गया। और इसमें ले लीजिए, रो हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, और गुने कॉलम कितना हो गया 1 हो गया। तो यदि हम लोग के ऑर्डर पूछे तो ये आंसर देना, और यदि संख्या पूछे तो ये आंसर देना। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दे। ठीक है, अब हमको लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा, है ना। अब समझिएगा कि यहाँ यदि पूछे हम लोगों से दे दे, मान लिया जाए 6 दे दे, है ना, और यहाँ मान लिया जाए दे दे आपको यहाँ भी 6 दे दे। ठीक है, सॉरी, अब देखो करने चल गया यार, अच्छा छोड़ो। अब यहाँ से हम लोगों को कह दिया कि 6 अवयव होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब हम कहेंगे कि सर इसमें ऐसे भी हो सकता है ए बी, और फिर यहाँ से सी डी, फिर यहाँ से ई और एफ, ऐसे भी कर सकते हैं, या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो बहुत सारे हो सकता है। तो बताइए, अब कहिएगा सर इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है क्या निकालने के लिए, तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। इसके लिए क्या करना है, इसको जो है तोड़ना है। जैसे देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 1 गुने 6 कर सकते हैं, या तो 6 गुने 1 कर सकते हैं, ठीक है, या 2 गुने 3 कर सकते हैं, या 3 गुने 2 कर सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। तो पूछ रहा अवयव की संख्या, तो ये आंसर नहीं देना ऐसे करके डायरेक्ट, क्या होगा 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है संभव कोटि क्या, ऑर्डर क्या है ना, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर में देंगे 1 गुने 6, 6 गुने 1, 2 गुने 3, 3 गुने 2, ये पूरा आंसर हो गया। कोई परेशानी, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ यदि दे देता 12, है ना, यहाँ भी दे देता 12, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कोटि लिखेंगे ना, ऑर्डर ही लिख देते पहले। तो क्या क्या कर सकते हैं, 1 गुने 12 कर सकते हैं, या 12 गुने 1 कर सकते हैं, 2 गुने 6 कर सकते हैं, या 6 गुने 2 कर सकते हैं, 3 गुने 4 कर सकते हैं, 4 गुने 3 कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो टोटल ऑर्डर इतना हो गया, तो ये ऑर्डर की संख्या हो गया। अब अवयव की संख्या पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव हो गया। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने समझा। ठीक है, अब ये हो गया आपका टोटल अवयव के बारे में जानकारी की, अवयव क्या है, कोटि क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है ना। अब गुना करेंगे तो पहले रो आएगा या कॉलम आएगा, क्या आएगा, वो जो है सारी बातें आप लोग को बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि अवयव के प्रकार, है ना, अवयव के प्रकार, अवयव का प्रकार, सॉरी, अवयव कितने प्रकार के होते हैं ना, तो अवयव के लगभग 9 से 10 प्रकार है ना। तो सारे आप लोग को बताते हुए चलेंगे धीरे से, है ना। आप लोग लिखते चलना, लिख लेना अवयव के प्रकार। ठीक है, चलिए अब यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अब यहाँ से जब हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि अवयव के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार होता है वह होता है वर्गाकार अवयव, वर्गाकार अवयव, है ना, लिखते हुए जाइएगा,
वर्गाकार अवयव। तो वर्गाकार अवयव का जो परिभाषा है ना, एक लिख देते फिर उस पर बैठा कर लिखते हुए जाएंगे ना। वैसा अवयव जिसमें रो मैंने समझ रहे हो ना, क्षैतिज रेखा, रो और कॉलम है ना, स्तंभ की संख्या समान, ये तो शुरू में ही बता दिए शायद, संख्या समान। वर्गाकार और आयताकार हमने बता दिया है ना, समान, ठीक है, तो उसे वर्गाकार अवयव कहेंगे। समान नहीं रहेगा तो आयताकार अवयव होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ दे दो 2 - 3 4 5 3 2 4 3 7, ये हो गया आपका। देखो रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3, तो रो गुने कॉलम ऐसे लिखना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्गाकार अवयव। तो वर्गाकार अवयव और आयताकार अवयव हमने आपको समझा दिया, ठीक है। 2 अवयव तो हो गया। अब जो तीसरा अवयव होता है क्षैतिज अवयव। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बताते हैं, जैसे कोई अवयव है, कोई भी वर्गाकार अवयव है ना, कोई भी वर्गाकार अवयव में ही विकर्ण होता है। इसमें थोड़ा विकर्ण पर भी ध्यान दिया जाता है। तो विकर्ण हमेशा यही होता है, ये मुख्य विकर्ण होता है इसका, है ना। ये जो होता है मुख्य विकर्ण, लिख लीजिएगा कहीं पे, है ना, ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। मुख्य विकर्ण 2 3 4, ये हो गया आपका मुख्य विकर्ण, ठीक है। तो इसको विकर्ण हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए यदि पूछ दे कि आपका कोई भी मैट्रिक्स में, अब ये जो विकर्ण आपका है हमेशा वर्गाकार अवयव में ही रहेगा, आयताकार में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमने कहा कि वर्गाकार अवयव भी बता दिया और आयताकार अवयव भी बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्षैतिज अवयव। क्षैतिज का मतलब होता है रो, है ना, क्षैतिज अवयव, ठीक है। तो वैसा अवयव, ये तो लिख दिए थे, जिसमें रो की संख्या केवल एक हो। रो की संख्या को केवल क्यों लिखे ना, रो की संख्या एक हो, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे देखो रो की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये बताओ इसमें रो की संख्या कितना है, 1 है, और कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिसमें एक रो हो वह जो है रो मैट्रिक्स कहलाता है, मतलब क्षैतिज अवयव कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा, है ना। अब इसी में आता है चौथा, है ना। चौथा में आ जाएगा स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स, है ना, स्तंभ अवयव। तो वही है, इसमें कॉलम की संख्या 1 हो। वैसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, उसे कॉलम अवयव मतलब स्तंभ अवयव कहते हैं ना। जैसे दो कैसे दे देगा 4 7 3 2, ये दे दिए। तो बताओ इसमें कॉलम की संख्या कितना है, 1 है। तो कॉलम की संख्या 1 है, इसलिए यह कौन अवयव है, तो स्तंभ अवयव है, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर लिखेंगे, इसका जो है ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 2 पहले रो ही लिखना ही नहीं कि 1 गुने 1 2 3 4 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा रो पहले लिखाएगा, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो 4 और गुने कॉलम की संख्या 1, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। अब इसके बाद होता है विकर्ण अवयव, है ना, विकर्ण अवयव, ठीक है। तो विकर्ण अवयव में जो होता है ना, इसको लिखते हैं कि वैसा वर्गाकार अवयव, ठीक है। ये थोड़ा इस पे 3 4 को चलेगा। वैसा क्योंकि वर्गाकार में ही विकर्ण रहता है ना, बता दिए थे मुख्य विकर्ण। वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो,
अन्य सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, तो चलो कोई भी आपका अवयव लेते हैं विकर्ण को छोड़ करते, तो विकर्ण होता है ये वाला इसका मुख्य विकर्ण, तो इसका विकर्ण ले लेते हैं 2 और बाकी सब अवयव 0 होना चाहिए। सॉरी यहाँ 0 4 यहाँ 0 लिखते हैं, 3 लिखते नहीं, 0 0 कुछ भी लिख देते हैं 5। अब देखो इसका विकर्ण ये था, तो विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या है 0 है। ठीक है, तो इसलिए यह हो गया विकर्ण अवयव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव जो है आपका 0 है, तो वह जो है क्या कहलाएगा, एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे अवयव लिखना था ना, अवयव कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में समझो, इसी में आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव पूछ लेता है, तो सेम है वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण की अवयव समान हो, यहाँ लिखते हैं ना, जिसमें विकर्ण का अवयव समान हो, सॉरी समान हो, बाकी अन्य सभी अवयव शून्य के बराबर। ठीक है, फिर से समझिएगा, अदिश अवयव पहले तो विकर्ण अवयव वह कहलाएगा जिसमें विकर्ण अवयव छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब ये जो है अदिश अवयव है, अदिश अवयव जो है उसमें क्या बोल रहा है कि वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण की अवयव समान हो और बाकी अन्य सभी अवयव शून्य के बराबर हो। इसका मतलब है यही अवयव आपका सदिश अदिश हो जाएगा जब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसी में आता है एक इकाई अवयव, है ना, यूनिट जो बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। तो इकाई अवयव यही कहलाता है कि वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण का अवयव 1 है ना, 1 हो, विकर्ण की संख्या 1 हो और बाकी अन्य अवयव क्या हो 0 के बराबर। मतलब विकर्ण सिर्फ होना चाहिए 1 और बाकी सभी जो है 0 के बराबर होना चाहिए। तो यह जो कहलाएगा आपका, अच्छा ये अदिश भी है और इकाई भी है और यह जो है आपका वर्गाकार भी है। ठीक है, और एक चीज़ और इसके पहले क्या बोले थे हम, हाँ वर्गाकार विकर्ण अवयव भी है, ये विकर्ण अवयव है, आपका इकाई अवयव है, आपका सदिश अवयव, अदिश अवयव है, आपका वर्गाकार अवयव है, लेकिन यदि मेन रूप से पूछे तो यह एक इकाई अवयव है। ठीक है, चलिए इतना तक तो हमने बताया, देखते हैं एक आगो और होगा तो उसको भी बता देते हैं ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए इसमें बता दिए है ना, इकाई अवयव बता दिए, अदिश बता दिए है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, वर्गाकार बता दिए, शून्य अवयव एक होता है ना, शून्य अवयव होता है, और एक विकर्ण बता दिए आपको, सब बता दिए ना, सिर्फ शून्य अवयव होता है। ठीक है, चलिए शून्य अवयव क्या है, तो शून्य अवयव में सभी अवयव 0 है ना, शून्य अवयव, शून्य अवयव। ठीक है, तो शून्य वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें सभी अवयव है ना, वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें सभी अवयव, नहीं तो वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव, वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव 0 के बराबर। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, वह जो है एक शून्य अवयव कहलाता है। चलिए अब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि अवयव का ये तो प्रकार हो गया है ना, प्रकार भी हमने देख लिया। ठीक है, ऐसे तो प्रकार नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दे ऑप्शन और पूछ देगा यह निम्न में से कौन सा अवयव है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कहेगा कि अवयव का योग है ना, इसका 5.1 होगा है ना, एक्सरसाइज 5.1, इसमें योग और घटा मतलब जोड़ और घटाव पढ़ना है अवयव का, और जो 2 में होता है वो गुना पढ़ना पड़ता है अवयव का। तो अवयव का मेन गुना हार्ड है और भाग करना हार्ड है, जोड़ घटाव समान है ना, मतलब आसान होता है। तो अवयव का योग, अवयव का योग, ठीक है, तो किसी भी अवयव, मान लीजिए ये एक अवयव है 2 3 4 5 3 2, बी एक अवयव है
3 4 5 3। और यदि यहाँ कह दे a प्लस बी बताइए तो यह कभी भी संभव नहीं है। बोलिए सर क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 ही कॉलम है। तो अवयव की योग या घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों क्या हो, समान हो। ठीक है, चलिए एक चीज़ तो समझ में आ गया। अब यहाँ मान लिया जाए कुछ दे दे 5 7, ठीक है जी। अब यहाँ से ऐसे दे दे। अब समझना है कि यहाँ पे हम लोग को कह दे कि a प्लस बी बताइए, जोड़ बताइए। तो a का मान देखिए तो क्या 2 3 4 5 3 2, ठीक है, प्लस b का मान क्या है जी 3 4 5 5 3 7। अब अभी जोड़ना ना, तो पहला वाला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, फिर यहाँ से इसका इससे, इसका समान वाला के साथ जोड़ना है। तो देखो 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 हो गया 5, 4 और 3 कितना हो गया 7, है ना। अब 5 और 4 कितना हो गया 9, फिर यहाँ जोड़ना 5 और 5 कितना हो गया 10, 3 और 3 कितना हो गया 6, 7 और 2 कितना हो गया 9। ठीक है, चलिए अब यदि यहाँ पे दे देता, यहाँ माइनस दे देता, यहाँ माइनस दे देता, ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस होता, तब क्या होता। चलिए तो ये तो ऐसे ही रहता, 3 और 2 हो जाता 5, यहाँ 3 और 4 7 हो जाता, 5 और 4 कितना होता 9 होता है ना। अब यहाँ देखो 5 और 5 कितना होता 10 होता। अब ये दोनों जुटेगा तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस 3 में से 3 गए तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो फिर हम लोग को बचपन का नियम हो गया जोड़ घटाव। चलिए इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब जो है हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ कह देगा कि अवयव का जो है घटाव बताइए, है ना। तो कुछ भी दे देगा a बराबर, जैसे देखिए भाई कुछ नहीं देगा, कह देगा कि 5 यहाँ से 3 4 4 3 2, ठीक है, यहाँ से दे देगा 7 3 4 5 3 2। अब यदि a यहाँ मान ली, चलो a यहाँ मान ले b, ठीक है। और यदि कुछ नहीं कहेगा, यदि दे देगा उसमें कि a माइनस बी बताइए तब लिखना, या b माइनस a बताइए, तो यदि a माइनस बी कहेगा तो पहले a लिखना है, बाद में b लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है। यहाँ से हो जाएगा 5 4 3, यहाँ 4 3 2, और फिर यहाँ माइनस देना, फिर b का मान लिखना। और यदि कहता कि b माइनस ए लिखिए तो पहले e लिखाता, फिर e लिखाता, फिर घटता। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग यदि कुछ नहीं कहे, a माइनस बी से खाली कहेगा दोनों का अंतर बताइए, तो पहला को दूसरा में घटाएं, मतलब पहला में दूसरा को घटाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कहेगा a माइनस बी बताइए, तो हम लिखेंगे यहाँ से 5 4 3 4 3 2, फिर माइनस है ना, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से 7 5 3 3 4 2, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब घटाइए, तो सामने वाला सामने से घटाएगा ना, यहाँ से 5 में से 7 जाएगा तो -2 होगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, 3 में से 4 जाएगा तो -1 होगा, 4 में से 5 जाएगा तो -1 होगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 होगा, 2 में जो 2 हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जोड़ और घटाव। ठीक है, अब कहता है कि अवयव की समानता करें, अवयव का समानता, समानता तो दे देगा, 2 अवयव दे देगा, यहाँ 4 दे देगा, 7 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा। अब यहाँ से कह देगा कि यहाँ से बराबर, इसे समानता का मतलब बराबर करना है, 4 3 a और b, ठीक है। तो कहेगा a और b का मान बताइए। अब कह देगा ये दोनों जो है अवयव समान है, ठीक है। तो a बराबर कुछ नहीं, 4 बराबर 4 हो गया, 3 बराबर 3 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7, और b बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो आसान चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ दे देता ना a प्लस बी दे देता, और यहाँ भी दे देता, यहाँ देता a माइनस बी, ठीक है। अब कहता कि a और b का मान निकालिए, तो ये देखिए समानता से हो जाएगा a प्लस बी बराबर 7 और a माइनस बी बराबर 5। अब कुछ नहीं करना है, इसका समीकरण 1 मानना है, समीकरण 2 मानना है। 1 में 2 को घटा देंगे, कट जाएगा, चाहे जोड़ देंगे तो कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से बनाना है, मतलब जो विलोपन विधि होता है मैट्रिक्स में जो पढ़े। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और ध्यान देना है आज का क्लास में, बाकी कल से क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि कोई भी अवयव है, चलो ये नहीं लिखते, ऐसे लिखते 2 4 5 3 2 1 4 3 5,
है ना। तो इसमें बताइए रो की संख्या 3 हो गया, कॉलम की संख्या भी 3 हो गया, ठीक है। अब कहेगा कि हमको यदि कहेगा कि ए है ना, ए आपको कह देगा 2 का मान बताइए, कह देगा ए 2 3 का मान बताइए, ऐसे कह देगा। और ये ज़्यादा पूछता ऑब्जेक्टिव में है ना, कह देगा ए 3 1 का मान बताइए, ठीक है। और कह देगा ए 5 कहाँ से चल जाएंगे, 3 2 का मान बताइए, चलिए ये कह देगा। तो अब सर ये क्या, तो ये वाला जो है पहले क्या बोले रो रहेगा, दूसरा कॉलम रहेगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो ये 2 2 का मतलब है कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम को जो मान है, जो अवयव है वो बताना है। तो दूसरा रो देखो, दूसरा रो 1 रो 2 रो, तो ये दूसरा रो हो गया, दूसरा कॉलम 1 कॉलम दूसरा कॉलम। तो बताइए किस पे जाके कटाइए, ये वाला जो देखो दूसरा रो में है दूसरा कॉलम में, तो इसका मान कितना हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह देगा कि ए 2 3 का मान बताइए, मतलब 2 का मतलब रो पहले जो होता है रो होता है, बाद में कॉलम होता है, रो 2 और कॉलम 3, रो 2 दूसरा रो, पहला रो दूसरा रो, ये मतलब ये रो में जाएगा है ना। और कॉलम 3 पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, अब ये कटा है ना, तो इसका मतलब है कि इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। करा ए 2 3 1 का मान बताइए, मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो 1 2 तीसरा रो पहला कॉलम पहला कॉलम, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 4 हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। करा ए 3 2 का मान मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, ठीक है। तीसरा रो ऐसे हो गया, दूसरा कॉलम 1 2 दूसरा कॉलम, चलिए ये आ गया, तो इसका आंसर ये हो गया, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए है ना। अब आपको कह देगा कि ए 2 जिसे देखो कह देगा कि 1 2 गुने 3 का आव्यूह बनाइए, का आव्यूह बनाइए, बनाइए है ना, बनाइए, ठीक है। यदि थोड़ा सा देख लेते हैं ना क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं कैसा था। यदि ये है ना, यदि बनाइए, यदि ए आई जे बराबर है ना, ए आई, यदि यहाँ ए भी रह सकता है, ए बी भी रह सकता है, ए आई जे बराबर यहाँ कर देगा आई प्लस जे, यह कहता है यदि यहाँ ए भी रहेगा तो यह प्लस बी कहेगा, जे यहाँ रहेगा वही ये देगा, ठीक है। ऐसे अब इसमें एक आव्यूह बनाइए, ठीक है जी। तो हम लोग को करना क्या है सर, तो करना यही है कि सबसे पहले एक 2 गुने 3 का आव्यूह बनाइए। तो 2 गुने 3 का आव्यूह बनेगा कैसे, मतलब 2 गो रो होना चाहिए 3 गो कॉलम होना चाहिए। तो देखो यहाँ ए लिखना है, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम भी होता है, रो भी पहला होता है पहला कॉलम होता है। रो 2 गो लेना, लेकिन कॉलम कै गो लेना, ऐसे मैंने 3 गो जाना है, ऐसा ना 3 गो जाना है ना, ये जो है 3 गो जाना है, तो ये गो तो हो गया। अब यहाँ लिखते हैं, तो ये बताइए कैमा रो है, तो पहले रो है, और कॉलम कैमा हो गया, तो दूसरा हो गया। अब कॉलम तो 3 गो चाहिए, फिर यहाँ लिखेंगे ए, ठीक है। अब देखो फिर ये रो पहला ही है, लेकिन कॉलम कैमा है, तो तीसरा है। अब बताओ कॉलम तो तीसरा हो गया, ठीक है, तो 3 ही तो कॉलम जाना है। अब यहाँ चलो थोड़ा छोटा लेते हैं, अब यहाँ जो है कहेगा कि फिर ये लेंगे, लेकिन ये रो पहला रो तो हो गया, एक कैमा रो में आ गया तो दूसरा में, तो लेकिन यहाँ 2 लिखना है, एक कॉलम कैमा है तो 1 2 1। अब ये जाएंगे यहाँ यदि लेंगे तो देखिए दूसरा रो भी है दूसरा कॉलम है, तो 2 2। यहाँ यदि जाते हैं तो ये देखिए दूसरा रो है लेकिन कॉलम किस है, तीसरा, कोई दिक्कत। चलिए पहले हम बनाकर और दिखाते, जैसे 3 गुने 4 का कहता, ठीक है। तो 3 गुने 4 का मतलब रो हो गया 3 कॉलम हो गया 4, तो ए हो गया पहला रो पहला कॉलम, 2 हो गया मतलब यहाँ से ए हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, ए हो गया पहला रो तीसरा कॉलम, 4 कॉलम ना जाना है, ए हो गया पहला रो चौथा कॉलम, ठीक है। फिर जाएंगे ए हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, ए हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम, ए हो गया दूसरा रो तीसरा कॉलम,
ए हो गया दूसरा रो चौथा कॉलम है ना, कॉलम चौथा है ना। चलिए अब फिर जाएंगे, ए हो गया तीसरा रो में आ गया तीसरा, लेकिन कॉलम में हो गया पहला। फिर ए जाएंगे तो तीसरा हो गया रो और कॉलम हो गया दूसरा। फिर ए जाएंगे तीसरा हो गया रो और कॉलम भी हो गया तीसरा। फिर ए जाएंगे तीसरा हो गया रो और कॉलम हो गया चौथा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है कि इसको अब है ना, इस थोड़ा समझाने के लिए लिखे थे, बाकी और क्वेश्चन बताएंगे ना तो समझाएंगे बुक से, ठीक है। चलिए अब यहाँ करा था कि आई जे ए आई जे बराबर आई प्लस जे। तो देखो पहले ये मान लेना है ए 1 1 बराबर, तो देखो आई जे का मतलब यहाँ से 1 + 1, यहाँ देखो आई का मान 1 है, आई जे था ना जी, तो आई प्लस जे, तो आई की जगह कितना 1 और जे की भी जगह कितना 1, तो 1 यहाँ रख दिए तो 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर ये लेंगे ए 1 2 मैंने आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो 1 + 2 बराबर 3। फिर लेंगे 1 3 मैंने आई की जगह 1 और जे की जगह 3, तो मतलब हो गया कितना 4। फिर लेंगे 2 1 मैंने आई की जगह 2 और जे की जगह 1 मतलब 3 हो गया। फिर लेंगे 2 2 मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2 2 दूनी 4 हो गया। और फिर लेंगे 2 3 तो आई की जगह 2 और जे की जगह 3 मतलब 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब सबका मान धर दीजिए यहाँ से, ए हो गया 1 1 का मान 2, ए हो गया 1 2 के मान 3, ए हो गया 1 4 के मान मैंने 1 3 के मान 4, यहाँ से हो गया ए 2 1 के मान हो गया 3, ए हो गया 2 2 का मान 4, ए हो गया 2 और 3 का मान 5। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ रख दीजिए 2 × 3, देखिए 2 रो हुआ कॉलम 3 हुआ, इसका ये आंसर हो गया। अब बाकी इसके बाद जो है सारा क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है ना आपको दिया हुआ सभी का सोल्यूशन आप लोग को कराया उसका भी मैथ है ना आपको स्टडी मास्टर माइंड में मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट का जो है आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा जो अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके बड़े भाई हो छोटे भाई हो जो भी हो भाई बहन रिश्तेदार दोस्त मोहित जो भी हो पढ़ाई कर रहे हो उनके पास वीडियो को शेयर करें लाइक करें। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है उसको जो है कमेंट करके बताएं, नहीं तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप देंगे उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप देंगे उसमें भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है कौन सा बुक नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।